चलो, तो क्या पढ़ रहे थे अपन? हम्म। क्या हुआ? चार डाउट्स हैं? चलो। तो बोलो, डाउट्स बोलो। चैप्टर परसेंटेज एंड रेशियो, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले 18 देखते हैं। 18 से पहले कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 से पहले कोई देखना है क्वेश्चन? नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कोई? थर्ड, सेकंड, और बोलो। सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बोला है, ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 70 to 100। उसकी इनिशियल सैलरी थी, उससे इंक्रीज होके कितनी हो गई? 8100। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो देखो, मुझे एक बात बताओ। अगर मेरी सैलरी 100 रुपीज है, कितनी है? 100 रुपीज है। अब मेरी सैलरी हो गई 200 रुपीज। तो मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई? 100 रुपीज बढ़ गई। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ी है, तो आप बताओ मुझे। इनिशियल सैलरी मेरी 100 रुपीज थी, फाइनल मेरी 200 रुपीज हो गई। तो सैलरी कितनी बढ़ी? 100 रुपीज बढ़ी। अब परसेंट पूछूं मैं आपसे कि कितना परसेंट बढ़ गई मेरी सैलरी, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ी होगी? बोलो। हमारे साथ ऑनलाइन में भी जो भी बच्चे हैं, आपको भी जवाब देना बेटा। आरव, ऐश्वर्य। मेरी सैलरी 100 रुपीज थी, जो कि 200 रुपीज हो गई। ठीक है। तो मेरी सैलरी इंक्रीज कितनी हुई? 100 रुपीज इंक्रीज हो गई, है ना? तो अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये मैंने किससे कंपेयर करके बताया कि ये इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है? हाँ। तो अगर मुझे ये पता नहीं होता, मैं आपको बोलता कि मेरी फाइनल सैलरी 200 रुपीज हो गई, तो क्या आप बता सकते थे कि मेरी सैलरी बढ़ी है या घटी है? अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि मेरी सैलरी कितनी है, और मैं आपको बोलता कि मेरी सैलरी जो है 200 हो गई, तो क्या आप बता सकते थे क्या कि मेरी सैलरी बढ़ी है या कम हुई है? हाँ। नो सर। नहीं बता सकते। जब तक मुझे या आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि मेरी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी,
तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा वो इनिशियल सैलरी या फिर जो इनिशियल वैल्यू आपको दी हुई है उसमें होगा, है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं परसेंट निकालना है, तो परसेंट इंक्रीमेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? परसेंट इंक्रीमेंट कि इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ कैसे निकालोगे? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट अपॉन इनिशियल, इनिशियल सैलरी या फिर इनिशियल वैल्यू। कुछ भी आपको इनिशियली जो भी दिया हुआ है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है कितना डिक्रीमेंट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा आंसर आपका। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 100 रुपीज का। इनिशियल सैलरी कितनी थी? 100 रुपीज इनिशियल सैलरी थी। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 गया तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया? 100% इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 रुपीज हैं, इसमें से 50% खर्च हो गए, मतलब 5 रुपीज खर्च हो गए। तो कितना? 10 का 50%। और अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 रुपीज थे और 100% खर्च हो गए तो कितने खर्च हुए? हाँ, खर्च कितने हुए? 100% खर्च कर दिए तो कितने रुपए खर्च करे मैंने? सर 10। 10 रुपीज खर्च कर दिए। तो मेरी सैलरी 100% बढ़ी है, इसका मतलब जितनी सैलरी थी उतनी ही तो बढ़ गई। तो 100 रुपीज मेरी सैलरी थी प्लस 100 रुपीज मेरी बढ़ गई। तो फाइनल सैलरी क्या होगी? इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट ही तो होता है ना। चलो, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है कि सैलरी इतनी थी, इतनी हो गई, कितनी इंक्रीज हुई? तो 8100 माइनस 7200 कितना आएगा? 900 डिवाइडेड बाय इनिशियल सैलरी 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 गए, 9 8 जा 72, तो 100/8%। अब इसको और आगे सोल्व करूंगा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4/8%। इसको वापस आगे सोल्व करूंगा तो 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2%। कितना क्या हुआ? ये इंक्रीमेंट हुआ। वो कौन थी, कहाँ? ठीक है, 25 नहीं, 12.5% बेटा। देखो, 100 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 8 से। 8 1 जा 8, कितना? 2 रिमाइंडर आया, 0 आया नीचे, तो 8 2 जा 16, कितना आया रिमाइंडर? 4। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा? 100/8 को मैं क्या लिखूंगा? जितनी बार मेरा भाग चला गया और रिमाइंडर अपॉन जिससे मैंने डिवाइड किया, डिवाइजर। ठीक है। अब 4/8 है तो ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? 12 होल 1/2%। ठीक है। चलो, तो अब सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ए एंड बी दो लोग हैं, दोनों की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। एक की सैलरी ज्यादा है, एक की कम है, हमें बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो सब। पढ़ लिया? क्या बोल रहा है ये?
एक ही सैलरी 20%। अगर आपको सीधा परसेंट दिया है इसका मतलब हम नहीं निकाल सकते। 20% ऑफ मतलब किसी वैल्यू का आपको परसेंट दिया हुआ होगा, है ना। अब आपको डायरेक्टली बोल दे कि आपकी सैलरी 50% बढ़ गई, तो आप बता दोगे कि आपकी सैलरी कितनी हो गई? बताओ बताओ बताओ। मैंने आपको बोला कि आपकी सैलरी 50% बढ़ गई, तो बताओ अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? नहीं बेटा, जब तक आपको कुछ अमाउंट नहीं दिया जाएगा कि इस अमाउंट का 50% बढ़ गया, तब तक आप नहीं निकाल सकते। देखो अभी देख, तो अभी देखो निकालते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की सेल एज सैलरी 20% लेस देन बी सैलरी। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, यानी कि हमें बी की सैलरी अगर पता होगी तो उससे 20% कम किसकी सैलरी होगी? ए की सैलरी होगी। अब बी की सैलरी मुझे नहीं मालूम, तो मैं बी की सैलरी मानूंगा, है ना। कितनी मानूंगा? नहीं, मैं हमेशा 100 रुपीज मानता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि परसेंट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम वेरिएबल इस तरीके से नहीं मानते कि एक्स मान लिया, वाई मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, है ना। इस तरीके से नहीं मानते। हम कैसे मानेंगे? परसेंटेज में अगर कैलकुलेशन है, कुछ अमाउंट मुझे मानना है, तो मैं क्या मानूंगा? 100 मान लूंगा उसको। इसका फायदा क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि 12% ऑफ 100 निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे। 12% कितना हुआ? 12/100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 100, तो कितना आया? 12। यानी कि 100 मानने का फायदा ये रहता है कि 100 से 100 कट गया, और मैंने जितना अमाउंट आपको बोला था मानने के लिए, हाँ, जितना परसेंट मैंने आपको बोला था मानने के लिए, वही क्या होगा? उसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि बी की सैलरी 100 रुपीज है। कितनी है? 100 रुपीज है। अब ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 20% कम है, यानी कि ए की सैलरी बी की सैलरी है 100 रुपीज, इससे 20% कम है, यानी कि 20% ऑफ 100। इतनी कम है ना। कम है तो आपको किसी अमाउंट से कम करनी पड़ेगी, तो कम किससे करेंगे? बी की सैलरी से। ये बी की सैलरी कितनी कम है? 20% कम है, तो 20%। अब 20% ऑफ 100 कितना होगा? 20। 20%, जितना परसेंट आपको बोला है उतना ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या माना है? 100। तो ये 100 हो गया, माइनस 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि ए की सैलरी कितनी आ गई? 80 रुपीज, और बी की सैलरी कितनी है? 100 रुपीज। ठीक है। अब देखो, हमें बोला गया है कि ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 20% कम है। अब हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन कि बी की सैलरी ए की देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी बाय। बी की सैलरी जो है ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है? तो 20 रुपीज ज्यादा है। अब परसेंट बोला है मुझे, तो डिवाइड किससे करेंगे? जिससे कंपेयर किया है हमने। किससे कंपेयर किया है? 100 से, सॉरी 80 से। किससे पूछ रहा है ये? बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है, तो किससे कंपेयर कर रहा है? ए से कर रहा है, तो 80। डिवाइड किससे करेंगे? 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 24 जा 80, एंड ये डिवाइड किया हमने, तो क्या आया अपना आंसर? 25%। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 8th। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। यानी कि पास होने के लिए, गेट्स थ्रू यानी कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला हमसे, इफ यू गेट 40 मार्क्स, अगर उसके 40 मार्क्स आते हैं तो वो 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। यानी कि उसको पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उससे कितने मार्क्स कम आए हैं, 40 मार्क्स। ये है 8th क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 40%। अब 40% किसका 40%, ऑफ टोटल। टोटल जितने का पेपर होता है उससे 40% चाहिए, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि हम एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं, है ना। देखो, ये 0 मार्क्स है और ये टोटल मार्क्स है। मैं मान लेता हूं कि 100 मार्क्स है। ठीक है, ये एक लेवल हो गया। अब कितना परसेंट चाहिए हमें, 40% चाहिए। कितना चाहिए, 40%। इसके नीचे जो भी जितने भी मार्क्स आए वो सब क्या होंगे, फेल। और इससे ज्यादा वाले कितने क्या हो जाएंगे, पास। और 40% वाले भी क्या हो जाएंगे, पास, है ना। तो 100 मार्क्स है, मैं मान लेता हूं कि मुझे 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि मेरे 12 मार्क्स आए हो तो मैं कितने मार्क्स से फेल हो गया, बताओ। 40 - 12, यानी कि मेरे इतने मार्क्स और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो कितने मार्क्स से फेल हुआ हूं मैं, 28 मार्क्स से फेल हुआ हूं, है ना। यानी कि मुझे बोला है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और इतने मार्क्स से आप फेल हुए हो, मतलब दोनों को ऐड कर दो तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, है ना। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि 40 मार्क्स आए हैं और आप 40 मार्क्स से फेल हो गए, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 40 तो आए हैं आपके और 40 मार्क्स से फेल हो गए आप, तो कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। Sir, sir, हाँ 6. बेटा, 80 मार्क्स चाहिए ना, 40 मार्क्स आपके आ गए लेकिन फिर भी आप फेल हो गए, 40 मार्क्स कम रह गए आपके, तो पास होने के लिए कितने चाहिए। तुम पागल ही हो गया, समझा रहा हूं समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ टोटल पेपर कितने का है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आपके आए हैं 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आपके आ गए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे आपको उससे 40 मार्क्स कम मिले हैं। यानी कि पास होने के लिए आपको इस लेवल पे आना था, है ना। इस लेवल पे आने के लिए आपके कितने मार्क्स कम रह गए, 40 मार्क्स कम रह गए। आप यहाँ हो, इनिशियल से यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर भी पास होने के लिए आपके 40 मार्क्स कम रह गए। ठीक है, और यहाँ ये लेवल कौन सा है, आपको 40 मार्क्स यहाँ तक तो आप आ गए, 40 मार्क्स आए मतलब आप इस लेवल तक तो आ गए, फिर भी पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स और चाहिए थे। तो पास होने के लिए आपको टोटल कितने मार्क्स चाहिए, 40 + 40 यानी कि 80 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए, 80 मार्क्स चाहिए। अब ये 80 मार्क्स ये तो मार्क्स है, लेकिन आपको परसेंट भी बोला है, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए,
40% ऑफ टोटल स्कोर। टोटल स्कोर, टोटल पेपर जितने का भी है उसका कितना चाहिए? 40%। अब एक वैल्यू तो आपके पास मार्क्स में है, एक वैल्यू आपके पास परसेंट में है, तो दोनों इक्वल होगी क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स को बता रही हैं, है ना। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं कि 80 जो है वो किसके इक्वल है? 40%। अब परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल स्कोर। मुझे नहीं मालूम, मैं मान लेता हूं कि टोटल मार्क्स कितने हैं, एक्स मान लेता हूं, है ना, क्योंकि मुझे ये निकालना है। ठीक है। हाँ, एक्स वेरिएबल है कोई भी, मुझे एक वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसकी जगह कोई नंबर ले लेता हूँ 5, क्या निकालना है यहाँ? कुछ भी नहीं निकालना है ना। मुझे टोटल स्कोर नहीं पता। अब मुझे नहीं पता मतलब मुझे ये चीज फाइंड करनी है। अब फाइंड करनी है तो मैं इसको कोई भी सिंबल दे दूंगा, तो सबसे इजी। हाँ, हाँ, आपकी मर्जी है तो आप ए दे दो। अब मुझे ए फाइंड करना है। ठीक है। अब ए फाइंड करूंगा तो देखो, अब कोई भी नंबर हो आपका, डिवीजन के लिए सबसे अच्छा रूल बताता हूं मैं। डिवीजन करना है आपको, डिवीजन यही होता है, ए अपॉन बी, डिवीजन ही है। अब सबसे लास्ट में जाओ, सबसे लास्ट में यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, है ना। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट कर दूंगा, लास्ट वाले। इनके बाद कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए और बीच वाले जीरो को नहीं कट कर सकते, सबसे लास्ट वाले जीरो को ही कट करेंगे। ठीक है। तो अब क्या हो गया? 80 इक्वल्स टू 4/10 मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है। अब ए को मैं यही रखता हूं और ये इक्वल और ये 80। ठीक है। अब क्या होगा कि 10 जो है यहाँ पे डिवीजन में है, इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा तो ये क्या होगा? डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अब, है ना। तो अगर कोई नंबर मेरा इक्वल के एक साइड डिवीजन में है तो वो इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर प्लस है, कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो इक्वल के उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, और कोई नंबर नेगेटिव है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ ए है, अब ये 10 डिवीजन में है तो यहाँ के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर का मतलब मल्टीप्लाई, है ना। ए अपॉन बी न्यूमरेटर, और ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। अब 4 से डिवाइड किया तो 4 20 जा 80, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 × 10 200। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। चलो आगे बोलो। 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गिवन है x अपॉन 2y इक्वल्स टू 6/7। ठीक है। तो आपको कौन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 14/19। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। सबसे इजी तरीका क्या है? आप यहाँ पे क्या करोगे? 2y क्या है यहाँ पे? डिवीजन में है, डिवीजन में इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब x को तो मैं यहीं रख रहा हूँ, 2y को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज रहा हूँ, तो 6/7 तो यहाँ है ही, मल्टीप्लाई बाय 2y, तो x क्या आ गया? 6 × 2। मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फाबेट को अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो नंबर को नंबर से किया तो 6 × 2 12/7 y हो गया।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां भी x लिखा हुआ है, जहां भी x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, 12/7y, क्योंकि x की वैल्यू किसके इक्वल है, 12/7 y के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x कितना है, 12/7 y माइनस y तो y है, डिवाइडेड बाय x की जगह 12/7 y और प्लस y प्लस 14/19, y का मतलब y ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y, यहाँ भी y है ना, दोनों टर्म में हमारे पास y है। तो मैं क्या करूं, y को कॉमन ले लूं, y को कॉमन ले लेता हूं। यहाँ y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y/1, और इस y को भी y/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो y/1 लिख दिया। अब इन दोनों में से y को कॉमन लूंगा मैं, तो क्या बच गया, यहाँ पे 12/7 बच गया, y तो कॉमन आ गया, बाहर ले लिया मैंने, और ये माइनस का साइन, यहां से भी y बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाय, यहां से y कॉमन लिया तो ये y, और 12/7 +1 प्लस 14/19। ठीक है, अब ये y से y कट हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा और इनको ऐड करूंगा, तो हमारे रेशनल नंबर्स जो हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनका, हाँ, डिनोमिनेटर सेम बना के, है ना। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ, और इस 1 को क्या लिखूंगा, 1/1 लिखूंगा। अब इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 1 है, सेम तो नहीं है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 7 से किया है तो न्यूमरेटर को भी तो करना पड़ेगा, और यहाँ भी सेम बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, है ना। y से y कट हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या आया हमारे पास, 12/7 माइनस 7/7 डिवाइडेड बाय 12/7 प्लस 7/7 प्लस 14/19। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन डिनोमिनेटर लिख देता हूं 7, और क्या लिखूंगा, 12 - 7 डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइड, 12 + 7 और डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर नीचे वाला, है ना, और ये प्लस 14/19। ये क्या हुआ, 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5, तो 5/7, क्या आ गया ये, 5/7 डिवाइडेड बाय 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 19। अब इस तरीके के अगर फ्रैक्शन आ जाए आपके पास कि a/b/c/d, इस तरीके का फ्रैक्शन आ जाए, तो ध्यान रखना, पहले तो डिवीजन जो है आपका, बड़ा वाला डिवीजन जो है, उसके न्यूमरेटर में भी रेशनल नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर इस तरीके से सवाल आता है आपका, 5 डिवाइडेड बाय 12/7, है ना, हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर इस टाइप से है 5 डिवाइडेड बाय 12/7, या फिर 12/7 डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से सवाल आ जाए, एक तो यही होगा, 5/7 डिवाइडेड बाय 19/7, है ना। ये 3 टाइप के सवाल आ जाए आपके पास, इन 3 टाइप में सवाल आ जाए, तब क्या करेंगे, सबसे इजी है ये वाला, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप से आ जाए कि a/b, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर c/d,
तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो जो ऊपर लिखा हुआ है आपका, ऊपर वाला नंबर क्या है? 5। 5 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 7। 5 7 जा 35। अब अपॉन, अब नीचे क्या है? 7। 7 से मल्टीप्लाई होगा 19, क्या आएगा? हाँ, 133। तो 253, वन थ्री सॉरी, थ्री 253 नहीं आएगा, सर 133 आएगा। 133। ठीक है, तो ये क्या है? 35/133। ठीक है, चलो। अब इस टाइप से सवाल आ जाए तो, अब ये जो बड़ा वाला डिवीजन है आपको ये अलग से सबसे बड़ा दिया जाएगा, है ना? तो अब इसके बाद आपको क्या पता करना है कि न्यूमरेटर में जो नंबर है अगर वो रेशनल नंबर है, यानी कि ए अपॉन बी की फॉर्मेट में, तो जो डिनोमिनेटर में उसे भी ए अपॉन बी की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको। तो 5 को, ये है 5 आपका, इसे ए अपॉन बी की फॉर्मेट में कैसे लिखें? सोचो। किसी भी नंबर में अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? जैसे मेरे पास 10 है, 10 में डिवाइड कर दूंगा 1 का, कितना आएगा? 10 ही आएगा। यानी कि मैं 5 को 5/1 लिख दूं, हो गया ना ये ए अपॉन बी की फॉर्मेट में। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 12/7 डिवाइडेड बाई 5/1। हो गया ए अपॉन बी की फॉर्मेट में। अब मुझे क्या करना है? अंदर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई। 12 × 1 12 डिवाइडेड बाई 7 × 5 35। यही काम मुझे यहाँ भी करना है। 5 को क्या लिखूंगा? 5/1। हाँ, तो बताओ, बताओ फिर। तो पहले तो इसको लिखेंगे 5/1, फिर ये बड़ा वाला डिवीजन 12/7, उसे बाद में देख लेना बेटा, पहले यहाँ देख लो। ठीक है, 5/1 डिवाइड बाई 12/7। अब अंदर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 × 7 35 और 12 × 1 12। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसे सोल्व करते हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? सोल्व करके बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। चेक करना अपना आंसर, है ना? अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 19, तो अब हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 5 + 14, 19/19 विच इज इक्वल्स टू 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। चलो आगे, आगे बोलो। बेटा इनको रख दे, पहले जो डाउट्स है वो डिस्कस कर लो। 12 के बाद बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 20। चलो,
एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 20 है, द एवरेज और 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 27। तो सबसे पहले तो हमें इवन नंबर पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टेटमेंट बताओ जो दुनिया भर में जितने भी इवन नंबर है सबको जस्टिफाई कर दे, तो क्या बोलोगे आप? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 2 से डिविजिबल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, अब मुझे बोला है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अब इन्होंने नहीं दिए मुझे नंबर्स, मुझे मानने हैं, खुद से मानने हैं नंबर्स, है ना? तो मैं क्या नंबर मानूंगा बताओ? कंफर्म तो मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूंगा, कुछ भी तो नहीं मान सकता। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, उनको अल्फाबेट की फॉर्म में मानूंगा, फिर उसको सोल्व करूंगा। फिर जो रिलेशन मुझे गिवन है उसको फुलफिल करती है कोई कंडीशन फुलफिल करती है, या कोई इवन नंबर्स उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे इवन नंबर मानने पड़ेंगे अल्फाबेट की टर्म, है ना? जैसे कि मैं कोई भी वेरिएबल को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, है ना? अब वो एक्स क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 10,000, 11,700, कुछ भी हो सकता है ना? अब उसको सोल्व करूंगा, फुलफिल हो जाता है तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे बताओ इस तरीके से हम इवन नंबर को कैसे मानेंगे? बेटा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बता दे पहले। इवन नंबर्स जो है वो क्या मानेंगे हम? देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर्स पता है आप लोगों को? नेचुरल नंबर पहले तो सामने बैठो, सामने हो, तीनों सामने हो। अपनी कॉपी वॉपी सब उठाओ, सामने आ जाओ, जल्दी आओ, और सामने ही बैठा करो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर पता है सबको क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना? तो इसको एज ए स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अब जब भी मैं काउंटिंग करता हूँ या आप लोग काउंटिंग करते हो तो कैसे करते हो? 1 2 3 4 5, है ना? इस तरीके से काउंटिंग करते हो। बेटा अभी ये तो सब पढ़ ले, है ना? काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस, लगातार वाले नंबर, है ना? जैसे कि 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, तो ये तीनों नंबर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि लगातार आ रहे हैं, है ना? मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना है? 33 है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है मेरे, उनका सम 33 है। तो बताओ वो नंबर कौन कौन से होंगे? ऐसे 3 नंबर। हाँ बेटा, बुक में नहीं है, जो पहले मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम 33 है, तो बताओ नंबर क्या होंगे? सर एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। वेरी गुड। यानी कि नेचुरल नंबर पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलता जाएगा, है ना? अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार वाले नंबर। ये 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 1 2 3 ये फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना? मैं आपको
ये 3 नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्योंकि लगातार नंबर है ना। इनकी खास बात क्या है कि कोई भी एक नंबर अगर मुझे पता हो तो मैं उसके बाद वाले नंबर पता कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं 2 में 1 ऐड कर दूं तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर में वापस से 1 ऐड कर दूं तो उसके अगला नंबर आ जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड कर दूं तो उससे अगला नंबर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि अगर मुझे बोला जाए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम 33 है, अब मुझे 3 नंबर तो नहीं पता, है ना। तो 3 नंबर को मैं मान लूं, इससे अच्छा मैं एक ही नंबर मान लूं। मैं मान लेता हूं कि एक नंबर क्या है, एक्स है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, उसमें एक ऐड कर दो, अगला नंबर आ गया। फिर उसके बाद उससे अगला नंबर, इस नंबर में x+1 में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा। तो क्या नंबर हो गए, x हो गया मेरा एक x+1 हो गया मेरा। और यहाँ सम करने का रूल क्या रहेगा, नंबर नंबर को आपस में सम कर लो और एल्जेब्रिक टर्म जो है आपकी उनको आपस में ऐड कर लो, अगर वो होते हैं तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म वो सब हमें देखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ सिर्फ x है तो x हो गया। अब नंबर क्या है, 1 एंड 1 क्या हो गया, ऐड होके 2। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब इन तीनों का सम, तो मैंने इनको ऐड कर दिया, किसके इक्वल है, 33 के इक्वल है ना। तो अब देखो यहाँ पे x+x+x कितना हो जाएगा, 3x 3x +1+2 कितना हो गया, 3 इक्वल्स टू 33। अब मैंने आपको वहां बताया था कि सर 11 12 और 13 होंगे करेक्ट ये आंसर। जो 3 है मैं उसे इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक साइड में सिर्फ x चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं चाहिए, है ना। तो अब ये 3 को उधर भेजूंगा, यहाँ ये प्लस है तो उधर जाएगा, तो यहाँ तो 3x तो यही है, ये इक्वल हो गया, ये 33 हो गया। मैंने किसको भेजा था, +3 को, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 33 - 3 30 हो गया। तो 3x इक्वल्स टू 30 हो गया। x इक्वल्स टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवीजन में, 30/3 इक्वल्स टू 10। यानी कि x कितना हो गया, 10 10। 11 x प्लस 12 वन 11, x+1+1 यानी कि 11+1 12। अब 12। इन तीनों का सम करके देख लो, 33 आएगा। ठीक है, ये तो था नेचुरल नंबर्स का। अब सबसे पहले हम ऑड इवन नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये चलता जाएगा, है ना। तो अगर मुझे कोई भी एक इवन नंबर पता हो, लेट्स सपोज मुझे 6 का पता है, तो 6 के बाद वाला नंबर कैसे आएगा, +2 2 ऐड करने से, है ना। और उसके बाद वाला नंबर +2 +2 करने से, उसके बाद वाला नंबर +2 +2 करने से। यानी कि मुझे अगर कोई मुझे बोला है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मुझे बोला है, ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मुझे बोला है, तो यानी कि मुझे एक जो है इवन नंबर पता हो जाए तो बाकी के 3 मैं पता कर लूंगा। सर अब x अ- x प्लस अब टू बात आई है कि एक इवन नंबर जो है मेरा पहला इवन नंबर मैं क्या मानूं, सर बताओ। 2x। सर x+2 x+4 x+6। एक आंसर हमारे पास आया है कि x मान लो, है ना। अब x यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यस सर। अगर x की वैल्यू x+2 x+4 है ना ये, और x+6, 6। अगर x की वैल्यू मैं 5 मान लूं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। ये तो सारे ओड नंबर आ गए, सर ये तो गलत हो 2x गया ना। 2 एंड 2x+4। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि x को इवन ही मानना है, x तो यहाँ कुछ भी हो सकता है,
तो मैं अगर 5 मान लेता हूं तो सारे ओड हो गए, यानी कि ये जो मैंने नंबर माने ये गलत है। गलत है भैया ये तो, है ना। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि मैंने किस में 2 ऐड किया है, 6 में, और 6 क्या है, एक इवन नंबर। तो ये इवन नंबर होना चाहिए, इसको इवन नंबर बनाओ। इसको इवन नंबर कैसे बनाएंगे? तो एक चीज का ध्यान रखो, दुनिया भर में कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी नंबर ले लेना, है ना, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो। जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आया, 10, 10 तो इवन नंबर है। मैंने 17 ले लिया, 17 टू जा 34, 34 इवन नंबर है। यानी कि मुझे अगर इसको इवन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरा पहला नंबर क्या हो गया, 2x। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2x+2। तीसरा नंबर 2x+4। चौथा नंबर 2x+6। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इन चारों नंबर का सम क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। ये मैंने प्लस कर दिया इसको, ये इसको प्लस कर दिया, और ये इसको प्लस कर दिया, चारों का सम 8x+12। कितना गिवन है। 8x+12। नहीं बेटा, पहले वो तो बताओ, इन सब का सम 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, द एवरेज गिवन है। एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 4 इवन नंबर्स हैं, तो डिवाइड बाय 4। ये कितना गिवन है आपको, एवरेज 27 गिवन है। ठीक है, 27 है। तो अब इनको ऐड करेंगे, 2x+2x 4x, 4x+2x 6x, +2x 8x। अब 2+4 6 + 6 12। तो 8x+12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो अब 27 को 27 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, 8x+12 इक्वल्स टू करेक्ट 27 आंसर। इंटू 4 कितना आ जाएगा, सर 108। 108। तो 8x कितना हो गया, 108। यहाँ 12 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच गया, सर x की वैल्यू 3 है। 96। तो x इक्वल्स टू 96/8 विच इज इक्वल्स टू 12, यानी कि x की वैल्यू 12 है। ये हमने नंबर क्या माने थे, सबसे पहला नंबर क्या माना था, 2x। पहला नंबर क्या माना था हमने, 2x। दूसरा नंबर 2x+2। तीसरा नंबर 2x+4। चौथा नंबर 2x+6। तो 2 × x कितना आया, 12। तो कितना हो गया, 24। ये कितना हो जाएगा, 24+2 कर दो, या ये तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। 24+2 26। ये 2x कितना है, 24। 24+4 28। ये 24। 24+6 30। ये आपके चारों इवन नंबर आ गए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन, आपके अगर और भी कुछ डाउट है तो बचे हुए डाउट ले लेंगे, नहीं तो फिर सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, विशाल सर ने करवा दिया सीक्वेंस। तो विशाल सर ने कौन कौन से टॉपिक करवा दिए बेटा, सीक्वेंस उन्होंने ले लिया। मेंसुरेशन भी तो बच रहा है अभी, वो भी तो बच रहा है। 6 वाला चालू करवा दिया, मिसलेनियस, मिसलेनियस चालू करवा दिया। चलो ठीक है, मतलब कि मेंसुरेशन चालू नहीं करवाया ना, तो मेंसुरेशन अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
हाँ ठीक है, तो सीक्वेंस नहीं लेंगे अपन, मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके बाय।